So welcome back guys. Now we are back with our new lecture. और हमारे आज के लेक्चर में हम लोग क्या स्टडी करेंगे बेटा? हम लोग स्टडी करेंगे जो डिफरेंट सेक्टर्स थे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब इंट्रोड्यूस हुई तो उन सेक्टर्स में क्या क्या रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस लेके आए। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जिसके कारण हमें डिफरेंट सेक्टर्स में क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। जो मेन चेंज किया या रिफॉर्म्स लेके आए हम 5 सेक्टर्स में लेके आए: इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, फिजिकल सेक्टर, देन वी हैव फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड लास्ट हम लोगों के पास था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स क्या थी। इस लेक्चर में हम लोग बाकी के 4 को स्टडी करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप लोग हमारा चैनल विजिट करें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं बेटा, राइट। वहाँ से आपको आपके सब्जेक्ट के लेक्चर सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। देखो हम लोगों ने क्या किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, उसमें हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर था ना उसके अंदर कुछ चेंजेस किए। सबसे पहला किस में चेंज किया, जो आरबीआई का रोल था। इन्होंने कहा पहले क्या था, आरबीआई एक रेगुलेटर था, कंट्रोल करता था, लेकिन जब हम लोगों ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की तो फाइनेंशियल सेक्टर में जो रिफॉर्म्स लेके आए, अब उसमें हम लोगों ने आरबीआई को क्या बना दिया, फैसिलिटेटर बना दिया। मतलब अब वो रूल्स रेगुलेशन या कंट्रोल करने की बजाय फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में ज़्यादा ध्यान देता था। अब उन्होंने कहा जो फाइनेंशियल सेक्टर्स थे ना वो क्या कर सकते थे, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल मैटर्स थे जिसके ऊपर वो डिसीजन ले सकते थे विदाउट कंसल्टिंग आरबीआई। मतलब आरबीआई से पूछने की ज़रूरत नहीं थी, वो डिसीजन ले सकते थे। देन इन्होंने कहा उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब हम लोगों ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या कर दिए, एस्टेब्लिश करने स्टार्ट कर दिए। वो प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या थे, इंडियन भी थे और फॉरेन के भी थे। अब उन्होंने कहा जब प्राइवेट सेक्टर बैंक हम लोगों ने एस्टेब्लिश किए तो इन्होंने क्या कर दिया, जो कंपटीशन का साइज था बैंकिंग सेक्टर में, जो कंपटीशन था उसको क्या कर दिया बेटा, इंक्रीज कर दिया, राइट। नेक्स्ट हम लोगों के पास है इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब उन्होंने कहा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी ना वो हम लोगों ने अब कितनी कर दी थी, 51% कर दी थी, राइट। किस सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में। और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे FII, वो कौन होते हैं बेटा, मर्चेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स। उनको क्या कर दिया था, उनको अलाउ कर दिया था कि वो क्या कर सकते हैं, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आरबीआई की गाइडलाइंस थी उन गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद, मींस आरबीआई ने जो अपनी गाइडलाइंस इनके लिए बनाई वो थोड़ी स्ट्रिक्ट बना दी थी। तो अगर आप वो गाइडलाइंस पूरी करते तो उसके बाद ये लोग क्या कर सकते थे, इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। एज टू एक्सपेंशन प्रोसेस। अब उन्होंने कहा जो बैंक थे ना उनको फ्रीडम दे दी कि वो लोग क्या कर सकते हैं, नए ब्रांचेस क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि नई ब्रांच कभी मर्जी या जैसे मर्जी ओपन करें। उसके लिए आरबीआई ने क्या किया, कुछ कंडीशंस लगा दी। तो उन्होंने कहा कि अगर बैंक वो कंडीशन पूरी कर देते थे तो उन्हें आरबीआई की अप्रूवल नहीं चाहिए थी नई ब्रांच ओपन करने के लिए। विदाउट आरबीआई अप्रूवल वो क्या कर सकते थे, नई ब्रांच ओपन कर सकते थे। देन नेक्स्ट इन्होंने बोल दिया जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी बैंकिंग सेक्टर में उसको भी हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा, इंक्रीज कर दिया 74% तक, राइट। नेक्स्ट हम लोगों के पास है फिजिकल रिफॉर्म्स और यू कैन से टैक्स रिफॉर्म्स। अब उन्होंने कहा टैक्स रिफॉर्म्स क्या थी, वो रिफॉर्म्स थी जो गवर्नमेंट ने किसके रिगार्डिंग में ली, टैक्सेशन के रिगार्डिंग में। और जब हम गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर या टैक्स एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी को स्टडी कर लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, फिजिकल पॉलिसी बोल देते हैं। तो इसी कारण से इन्होंने कहा फिजिकल रिफॉर्म्स या टैक्स रिफॉर्म्स क्या क्या है वो हम लोग स्टडी करेंगे इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने कहा जो टैक्स थे बेटा वो 2 टाइप के थे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, वो टैक्स है जिसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते किसी और के ऊपर। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, ये दोनों टैक्स जिस बंदे के ऊपर लगते हैं, जिसके ऊपर इम्पोज किए जाते हैं, उसी को क्या करने पड़ते हैं बेटा, पे करने पड़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इनडायरेक्ट टैक्स। अब उन्होंने कहा इसका बर्डन क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है किसी और के ऊपर।
राइट। जैसे जीएसटी है, अब जीएसटी शॉपकीपर किससे कलेक्ट करता है? वो कलेक्ट करता है कस्टमर से, राइट। तो इन्होंने कहा कि हम लोगों के पास क्या था, जो टैक्स थे दो टाइप के थे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स थे जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स थे जिसका बर्डन हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं किसी और के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी बेटा। नेक्स्ट वी हैव, जो हम लोग टैक्स में रिफॉर्म्स लेके आए वो क्या थी, मेजर रिफॉर्म्स। फर्स्ट तो इन्होंने बोल दिया टैक्स रेट हमने कम कर दिया। तो उन्होंने कहा क्यों कम किया? क्योंकि हम ये मानते थे कि अगर हमारा टैक्स रेट हाई है ना, तो लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम को कम शो करते हैं या टैक्स को क्या कर लेते हैं, छिपा लेते हैं, पे नहीं करते टैक्स को। तो इस कारण से हमने क्या किया, जो टैक्स रेट था उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। देन नेक्स्ट इन्होंने बोल दिया रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स। अब उन्होंने कहा जीएसटी क्या था, जीएसटी जनरेट एडिशनल रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, रिड्यूस टैक्स इवेजन एंड क्रिएट वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। तो हम लोगों ने क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्स में भी चेंजेस लेके आए, और उसमें जो मेन चेंज था वो क्या था बेटा, आज के टाइम में जो हम जीएसटी यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जीएसटी के कारण क्या हुआ, जो हम लोगों का टैक्स इवेजन था ना, मतलब जो लोग टैक्स छिपा लेते थे, वो क्या हो गया, कंट्रोल हो गया, थोड़ा कम हो गया। देन सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। अब उन्होंने कहा हम लोगों ने क्या किया, इनकम टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर, या गवर्नमेंट ने क्या किया टैक्स रिफॉर्म्स में, उन्होंने जो इनकम टैक्स पे करने का प्रोसीजर था ना, वो सिंप्लीफाई कर दिया, इजी कर दिया। अब आप क्या कर सकते थे, अब आप ऑनलाइन जाके भी क्या कर सकते थे, अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते थे, राइट बेटा। नेक्स्ट वी हैव फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। अब उन्होंने कहा फॉरेन एक्सचेंज में सबसे पहला हम लोगों ने क्या रिफॉर्म्स लिया, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी का मतलब क्या था कि हम लोगों ने क्या किया, रिडक्शन कर दिया अपनी करेंसी में, राइट। मतलब अपनी करेंसी की वैल्यू में क्या कर दिया बेटा, रिडक्शन कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर पहले $1 हम लोगों को मिलता था 60 रुपीज़ का, तो अब वो कितने का हो गया, $1 65 रुपीज़ का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब उन्होंने कहा ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि हम लोगों का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो क्या जा रहा था, एडवर्स जा रहा था। तो उन्होंने कहा जब आप अपनी करेंसी का डीवैल्यूएशन करोगे तो फॉरेनर्स क्या करेंगे, आपकी कंट्री से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि पहले $1 में कितने का सामान मिलता था, 60 रुपये का, लेकिन डीवैल्यूएशन के बाद वो कितने का ले सकते हैं, 65 रुपीज़ का। तो वो लोग अपने इंपोर्ट क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। मींस अगर फॉरेनर्स अपने इंपोर्ट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट क्या हो जाते थे बेटा, इंक्रीज़ हो जाते हैं। और जब एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होंगे तो हमारे पास क्या होगा, फॉरेन करेंसी का क्या होगा, इनफ्लो होगा। अब डीवैल्यूएशन कब इंप्लीमेंट होता था, जब हम लोगों के पास क्या हो बेटा, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम हो। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, एक और चेंज कर दिया कि एक्सचेंज रेट को अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा हम फिक्स नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल से उसको क्या कर दिया, फ्री कर दिया। अब जो मार्केट फोर्सेस थी, दैट इज कॉल्ड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, वो क्या करते थे, एक्सचेंज रेट फिक्स करते थे। और इस एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम लोग क्या बोलते थे, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम या फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम बेटा। नेक्स्ट हम लोगों के पास है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। अब उन्होंने कहा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स में हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया, जो क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस थी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे, वो क्या कर दी, ख़त्म कर दी। अब उन्होंने कहा जो हम लोगों ने क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स के लिए, मतलब जो हम इंपोर्ट करते हैं किसके लिए, कंज्यूमर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, उसको हमने क्या कर दिया, अप्रैल 2001 में बिल्कुल क्या कर दिया बेटा, रिमूव कर दिया। एक्सपोर्ट ड्यूटी हम लोगों ने क्या कर दी बेटा, रिमूव कर दी। क्योंकि ताकि जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं उनकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या हो जाए, मार्केट में इंक्रीज हो जाए। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर कम हो जाती है तो प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब प्राइस कम होगा तो इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, राइट। सो उसके कारण हम लोगों का क्या हो सकता था, सेल्स क्या हो सकती थी, इंक्रीज हो सकती थी, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो सकते थे। देन नेक्स्ट, रिडक्शन इन टैरिफ रेट। अब उन्होंने कहा टैरिफ ऑन इंपोर्ट, मतलब हम लोगों ने जो इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगाए थे उसको हमने क्या कर दिया, कम कर दिया।
अब उन्होंने कहा ऐसा क्यों किया, ताकि हम लोग क्या कर सकें, डोमेस्टिक ट्रेड को इंक्रीज कर सके और इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आ सके। क्यों? क्योंकि समटाइम हम क्या करते हैं बेटा, रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर लेते हैं। तो जब रॉ मटेरियल आएगा उससे हमारी कंपनीज क्या करेंगी, प्रोडक्शन करेंगी, और जब प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। देन उन्होंने बोल दिया रिमूवल ऑफ लाइसेंस प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट। अब उन्होंने कहा आप लोगों को अगर कुछ इंपोर्ट करना था तो उसके लिए आपको अब लाइसेंस नहीं चाहिए था, परमिशन नहीं चाहिए थी, वो उन्होंने क्या कर दी, ख़त्म कर दी। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जो इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम या यू कैन से सेंसिटिव थे, ऐसे प्रोडक्ट या हजोरियस प्रोडक्ट जो थे उनके लिए इन्होंने अभी भी क्या रखा है, लाइसेंसिंग का प्रोसीजर रखा था बेटा। राइट, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।